फिर यके बाद दीगरे उसने 3 मुख्तलिफ इंजेक्शन हावर को लगाए और फिर उसके सीने पर हाथ रख दिया। चंद लम्हों बाद उसके सोते हुए चेहरे पर कदरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए, क्योंकि हावर की डूबती हुई दिल की धड़कन अब हासी हद तक बहाल हो चुकी थी। वो तेजी से मुड़ी और फिर दौड़ती हुई वो हवेली का फाटक खोलकर बाहर निकली और फिर इधर उधर देखे बगैर वो एक बार फिर दौड़ती हुई पार्किंग में मौजूद अपनी कार की तरफ बढ़ गई। कार में बैठकर उसने कार स्टार्ट की और फिर चंद लम्हों बाद वो कार को खुले फाटक से अंदर ले आई और बरामदे के करीब रोककर वो कार से नीचे उतरी और उसने कार का भी दरवाजा खोला और एक बार फिर दौड़ती हुई इस कमरे की तरफ बढ़ गई जहां हावर मौजूद था। फरहंदा ने एक बार फिर छुपकर हावर की नब्ज चेक की और फिर इत्मीनान हो जाने पर उसने इसे दोनों हाथों से पकड़कर उठाया और खुद नीचे झुककर उसने हावर को कांधे पर डाला और फिर एक झटके से उठ खड़ी हुई। गो हावर का वजन उसके तसव्वुर से कहीं ज्यादा था, लेकिन इस वक्त चूंकि हावर की जान बचाने का मसला था इसलिए उसकी परवाह इसे नहीं थी। वो हर कीमत पर हावर को अस्पताल पहुंचाना चाहती थी ताकि उसकी जान बच जाए, क्योंकि उसे मालूम था कि 4 गोलियां हावर के जिस्म में मौजूद हैं और जो कुछ उसने किया था वो आरजी था। हावर की हालत किसी भी वक्त बिगड़ सकती थी। फरहंदा झुके झुके अंदाज में चलती हुई हावर को उठाई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई और फिर बरामदे की सीढ़ियां उतरकर उसने बड़े मुहतात अंदाज में हावर को कार के एक भी दरवाजे से दोनों सीटों के दरमियान लटा दिया। गो इसमें उसे हासी हद जदोजहद करना पड़ी थी, लेकिन बहरहाल वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। जब उसकी तसल्ली हो गई कि हावर को उसने दुरुस्त अंदाज में सीटों के दरमियान एडजस्ट कर दिया है तो उसने एक बार फिर हावर के सीने पर हाथ रखकर उसकी धड़कनों को चेक किया और फिर दरवाजा बंद होने पर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। चंद लम्हों बाद उसकी कार खुले फाटक को क्रॉस करके बाहर आ गई तो उसने कार एक साइड पर करके रोकी और नीचे उतरकर दौड़ती हुई फाटक क्रॉस करके उसने फाटक को अंदर से बंद किया। फिर छोटे फाटक से बाहर आकर उसने इसे बाहर से बंद कर दिया। गो से बज़ाहिर इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके जहन में ख्याल आ गया था कि हावर की कार यहाँ मौजूद है और अगर पुलिस ने अंदर मौजूद लाशें चेक कर ली तो लामहला वो हावर की कार को भी चेक करेगी और इस तरह हावर के लिए कोई मसला पैदा हो सकता था। चंद लम्हों बाद वो हासी तेज रफ्तारी से कार दौड़ाती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। सदीकी चूंकि उसे हावर से मिलाने के लिए एक बड़े अस्पताल में ले गया था और सदीकी के बकौल ये स्पेशल अस्पताल था, इसीलिए फरहंदा ने उसी अस्पताल में हावर को ले जाने का फैसला किया था। फिर तकरीबन 1 घंटे की हमवार लेकिन तेज ड्राइविंग के बाद वो अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर सदीकी को जब हावर की इस हालत का पता चला तो वो दौड़ता हुआ बाहर आया और थोड़ी देर बाद हावर को कार से निकालकर स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन रूम में पहुंचा दिया गया। जबकि इस दौरान फरहंदा ने डॉक्टर सदीकी को हावर को दी जाने वाली फर्स्ट एड के बारे में बता दिया और डॉक्टर सदीकी ने उसे दुआ करने के लिए कहा और खुद वो ऑपरेशन रूम में चला गया। फरहंदा बाहर बरामदे में मौजूद बेंच पर बैठ गई। उसका चेहरा सुता हुआ था। उसे अब यूं महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल डूब रहा हो। उसने बेइख्तियार दोनों हाथ दुआ के लिए उठा दिए और चंद लम्हों बाद उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी सी लग गई। हौसला कीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वहां से गुजरती हुई एक नर्स ने फरहंदा को रोते देखकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो फरहंदा ने बेइख्तियार बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। अरे अरे ये क्या हुआ? आप तो बड़ी हिम्मत वाली हैं कि आप मरीज को इस हालत में भी यहाँ तक लेकर आई हैं और अब जबकि वो माहिर डॉक्टरों तक पहुँच गया है तो आप रो रही हैं। नर्स ने उसे गले लगाकर उसकी पुश्त पर थपकियां देते हुए कहा, न जाने क्यों मेरा दिल डूबा जा रहा है। फरहंदा ने लहता होते हुए कहा, अल्लाह पर भरोसा रखें, वो बेहद रहीम व करीम है। मरीज आपका क्या लगता है? नर्स ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। बज़ाहिर तो कुछ नहीं लगता, लेकिन दर हकीकत सब कुछ लगता है, फरहंदा ने जवाब दिया तो नर्स मुस्कुरा दी और उसे थपकी देती हुई आगे बढ़ गई। फरहंदा ने अपने आप को संभाला और फिर तेजी से इस तरफ बढ़ गई जिधर उसने पब्लिक फोन बूथ देखा था। उसने सोचा था कि वो सदीकी को इत्तला दे दे। फोन बूथ के करीब एक काउंटर था। उसने काउंटर से कार्ड खरीदा और फिर फोन बूथ में दाखिल होकर उसने मखसूस जगह पर कार्ड डाला और फोन ऑन होने पर उसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। ये सदीकी बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही सदीकी की आवाज़ सुनाई दी। सदीकी साहब, मैं फरहंदा बोल रही हूँ। इस अस्पताल से जहाँ आप हावर से मुझे मिलवाने लेकर आए थे, हावर को 4 गोलियाँ लगी हैं और मैं उसे अस्पताल लेकर आई हूँ। वो इस वक्त ऑपरेशन रूम में है और मेरा दिल न जाने क्यों डूब रहा है। प्लीज़ आप जल्दी आ जाएं, फरहंदा ने कहा। फिर इससे पहले कि सदीकी कुछ कहता उसने रिसीवर रखा और कार्ड निकालकर वो फ़ोन बॉक्स से बाहर आ गई। उसने सदीकी की बात सुने बगैर रिसीवर रख दिया था क्योंकि उसे मालूम था कि सदीकी उसे तफसील पूछेगा और उसे बोला नहीं जा रहा था। वैसे भी वो ऑपरेशन थिएटर के सामने से हटना नहीं चाहती थी कि न जाने किस वक्त क्या हो जाए। थोड़ी देर बाद वो एक बार फिर ऑपरेशन थिएटर के सामने बरामदे में बैठी हुई थी। तकरीबन आधे घंटे बाद तेज तेज कदमों की आवाज़ें सुनकर वो बेइख्तियार चौंक पड़ी और फिर सदीकी और उसके साथ 2 और अफराद को आते देखकर वो उठ खड़ी हुई। क्या हुआ है, क्या हुआ है फरहंदा? सदीकी ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा तो फरहंदा ने इन दोनों अफराद को देखा जो उसके लिए अजनबी थे। ये मेरे साथी हैं नुमानी और जोहान, सदीकी ने उसकी नज़रों का मतलब समझते हुए कहा। तो फरहंदा ने हावर के फ़ोन से लेकर उसके फ्लैट पर जाने और फिर वापस अपने फ्लैट पर आकर दोबारा हावर को फ़ोन करने से लेकर मेहराबाद जाने और फिर वहाँ पेश आने वाले तमाम हालात तफसील से हावर को और यहाँ ले आने की पूरी तफसील बता दी। वो जब बोलने पर आई तो इस तरह मुसलसल बोलती चली गई जैसे उसके दिल के अंदर का गुबार बाहर निकल रहा हो। तुमने कमाल कर दिया फरहंदा, वेल डन। तुम तो हमारी मोहसिन हो, वरना हावर के साथ न जाने क्या हो जाता। सदीकी ने कहा तो फरहंदा का सुता हुआ चेहरा बेइख्तियार खिल उठा कि हावर की हालत ज्यादा खराब है कि तुम उसके लिए रोती रही हो। नुमानी ने कहा तो सदीकी और जोहान के साथ साथ फरहंदा भी चौंक पड़ी। यहाँ पहुंचकर अचानक मेरा दिल डूबने लगा और मुझे रोना आ गया, फरहंदा ने नजरें झुकाते हुए कहा। अल्लाह ताला अपनी रहमत करेगा, सदीकी ने कहा और फिर वो सभी इसी बरामदे में बेचैनी से टहलने लगे।
फिर तकरीबन 1.5 घंटे बाद ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर सदीकी बाहर आ गया। क्या हुआ डॉक्टर साहब? सदीकी समेत सबने बेचैन से लहजे में कहा, जबकि फरहंदा का चेहरा पथरीला सा हो गया था। अल्लाह ताला ने अपना हाथ करम कर दिया है। वैसे इस खातून की हिम्मत की वजह से भी अल्लाह ताला की रहमत हुई है। अगर ये हावर को बड़े माहराना अंदाज में फौरी तबी इमदाद ना देती और फिर उसे यहाँ न लेकर आती तो न जाने क्या हो जाता। डॉक्टर सदीकी ने फरहंदा की तारीफ करते हुए कहा तो फरहंदा ने बेख्तियार दोनों हाथ मुंह पर रख लिए और एक बार फिर उसने बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोना शुरू कर दिया। अरे अरे हौसला करो, अब तो हावर ठीक है, अल्लाह ताला का करम हो गया है, सदीकी ने परेशान होते हुए कहा। ये खुशी के आंसू है, फरहंदा ने रुक रुक कर कहा तो डॉक्टर सदीकी समेत सब बेख्तियार हंस पड़े। इमरान अस्पताल के स्पेशल रूम में बेड पर आंखें बंद किए लेटा हुआ था। डॉक्टर सदीकी ने उसे बता दिया था कि आज शाम को उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, इसलिए वो आंखें बंद किए ईजे फाइल वाले केस पर गौर कर रहा था। ब्लैक जीरो ने उसे बता दिया था कि जिन लोगों ने दानिश मंजिल पर रेड किया था उनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका। पूरी सीक्रेट सर्विस उन्हें तलाश कर रही थी, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं मिल रहा था और वो इसी बारे में सोच रहा था कि उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने आंखें खोल दी और इसके साथ ही वो एक झटके से उठकर बैठ गया, क्योंकि कमरे में सदीकी और फरहंदा दाखिल हो रहे थे। फरहंदा की आंखें सूजी हुई दिखाई दे रही थी, जैसे वो काफ़ी देर तक रोती रही हो। क्या हुआ है, कोई बुरी खबर? इमरान ने चौंक कर कहा। और नहीं इमरान साहब, अल्लाह ताला का बेहद करम हो गया है, सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। सदीकी और फरहंदा अंदर आकर कुर्सियों पर बैठ गए। तो फिर फरहंदा क्यों रो रही है? इमरान ने पूछा तो सदीकी मुस्कुरा दिया। ये खुशी की शिद्दत से रो रही है, सदीकी ने कहा। तो फरहंदा ने बेख्तियार नजरें झुका लीं। अच्छा फिर तो मुबारक हो फरहंदा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप मेरा मजाक ना उड़ाएं प्लीज़, बस मैं मजबूर हो गई थी, फरहंदा ने आहिस्ता से कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। इमरान साहब, हावर यहाँ इंतहाई नाजुक हालत में पहुंचाया गया था, उसे 4 गोलियां लगी थी। डॉक्टर सदीकी ने उसका ऑपरेशन किया और अब उसकी हालत खतरे से बाहर है, सदीकी ने कहा। तो इमरान का चेहरा यकलहत सुत सा गया। फरहंदा इसे यहाँ लेकर आई थी और मैं इसीलिए आपके पास इसे लेकर आया हूँ कि आप शायद इस बारे में मालूमात हासिल करना चाहें, सदीकी ने कहा। क्या हुआ था फरहंदा, पूरी तफसील बताओ, इमरान ने कहा। तो फरहंदा ने एक बार फिर पूरी तफसील बताना शुरू कर दी और इमरान खामोश बैठा सुनता रहा। गुड शो फरहंदा, तुमने वाकई हिम्मत और हौसले से काम लिया है, वरना हावर का इस बार इस तरह बच निकलना नामुमकिन हो जाता। गुड शो, क्या इन गैर मुल्कियों की लाशें अभी वही हैं? इमरान ने फरहंदा को शाबाश देते हुए कहा। तो फरहंदा का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। नुमानी और चौहान को वहाँ मैंने भिजवा दिया है। नुमानी तो हावर की कार वहाँ से लेकर आ जाएगा, जबकि चौहान वहीं रहेगा ताकि अगर उनके मजीद साथी वहाँ आए तो उन्हें कवर किया जा सके, सदीकी ने कहा। कितने अफराद को तुमने हलाक किया है? इमरान ने फरहंदा से मुखातिब होकर पूछा। 6 आदमी थे और 6 के 6 गैर मुल्की थे। पहले 4 अफराद कमरे के अंदर थे, फिर शायद फायरिंग की आवाज़ें सुनकर बाहर मौजूद 2 आदमी भी अंदर आ गए थे। इस वक्त तो मुझे होश ही नहीं था, बस इतना मालूम था कि हावर फायरिंग से नीचे गिर गया है, फरहंदा ने जवाब दिया। हावर को तुम डॉक्टर स्टेक के पास लेकर गई थी? इमरान ने पूछा। हाँ, फरहंदा ने जवाब दिया। किसने तुम्हें इसका हुक्म दिया था? इमरान ने पूछा। सालोस के चीफ मास्टर ब्लांक ने, फरहंदा ने जवाब दिया। क्या तुम इस मास्टर ब्लांक से कभी मिली हो? इमरान ने पूछा। हाँ 2 बार, फरहंदा ने जवाब दिया और फिर खुद ही उसकी तफसील बता दी। तुम अब अकेली फ्लैट पर मत रहो, बल्कि अपनी बहन के घर चली जाओ, वरना वो लोग तुम्हें भी हलाक कर देंगे। अभी न जाने क्यों उन्होंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया है। इमरान ने कहा। मैं यही अस्पताल में रहूंगी इस वक्त तक, जब तक हावर ठीक नहीं हो जाता, फरहंदा ने जवाब देते हुए कहा। यहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और तुम्हारी वजह से वो लोग यहाँ भी पहुँच सकते हैं, इसीलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करो। इमरान का लहजा कदरे सख्त हो गया था। इमरान साहब ठीक कह रहे हैं फरहंदा, इसी में तुम्हारा फ़ायदा है, सदीकी ने कहा। नहीं, मैं यही हावर के पास रहूंगी, फरहंदा ने जिद करते हुए कहा। फरहंदा, तुमने हावर की जान बचाकर अपने जुर्म का कफारा अदा कर दिया है, वरना जिस तरह तुमने गैर मुल्की तंजीमों के हाथों में खेल कर बकीशा के मफादात को नुकसान पहुँचाया है, तुम्हें गोली भी मारी जा सकती थी। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मैं नहीं चाहता कि हमारे हाथों बच जाने के बावजूद तुम इन तंजीमों के हाथों हलाक हो जाओ, इमरान ने इस बार इंतहाई सख्त लहजे में कहा। माम, मैंने जुर्म किया है, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कभी कोई जुर्म नहीं किया। क्या हावर से मिलना जुर्म है? ये डॉक्टर को हावर स्टेक से मिलवाना जुर्म है, फरहंदा ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। तुम्हारी वजह से हावर और फिर 4 स्टार्स के दूसरे मेंबरान के हुलिये नाम और एड्रेस वगैरह गैर मुल्की तंजीम तक पहुंचे और फिर तुम हावर को डॉक्टर स्टेक के पास ले गई, जिसने हावर के लाशऊर से सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान के बारे में तफसीलात मालूम कर ली। और फिर हावर के जहन से डॉक्टर स्टेक ने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर का एड्रेस मालूम कर लिया और वहां रेड करके पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाया गया। अभी सीक्रेट सर्विस के चीफ को इन बातों की इत्तला नहीं हुई, वरना तुम अब तक कब्र में उतर चुकी होती। पाकिस्तान और उसके 17 करोड़ आवाम के मफादात के खिलाफ अगर मैं भी कोई काम करूँ तो चीफ मुझे भी गोली मरवा सकता है। वो इन मामलात में इंतहाई सख्त है और अब जब उस तक ये इत्तलात पहुंचेंगी तो साथ ही उसे ये भी इत्तला मिल जाएगी कि तुमने हावर की जान बचाने में मदद की है। इसीलिए मुझे यकीन है कि वो तुम्हें सिर्फ वार्निंग देगा, लेकिन अब तुम्हारा यहाँ हावर के पास रहना ठीक नहीं है और न ही तुमने अकेले फ्लैट में रहना है। तुमने दुश्मन मुल्क की तंजीम के 6 अफराद हलाक कर दिए हैं, इसीलिए वो लाज़िमन अब तुम्हारे पीछे आएंगे और तुम्हारी वजह से वो यहाँ भी पहुँच सकते हैं। इस तरह हावर की जान को खतरा लाहक हो सकता है, इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। ओ वेरी बैड, मुझे तो कभी इस बात का ख्याल ही नहीं आया। ओ वेरी बैड, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं ग्रेट लैंड जाकर इस पूरी तंजीम का खात्मा कर दूँ? फरहंदा ने चौंक कर तेज लहजे में कहा।
तुम्हें इसका मौका मिलेगा लेकिन अभी नहीं, फिलहाल तुम खामोश रहो। इमरान ने कहा ठीक है, अब आप जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। आपने ये सब कुछ बताकर मेरी आंखें खोल दी हैं। आई एम वेरी सॉरी, फरहाना ने उठते हुए कहा। सदीकी तुम जाकर इसे गुड पर छोड़कर आओ और वापस आते हुए मालूम करके आओ कि क्या हावर होश में है या नहीं। इमरान ने कहा तो सदीकी सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। अगर उनमें से एक भी बच जाता तो इससे बहुत काम की मालूमात मिल सकती थी। इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद सदीकी वापस आ गया। हावर को होश आ गया है इमरान साहब, और मेरी डॉक्टर सदीकी से बात हुई है। उन्होंने इससे मुख्तसर बातचीत करने की इजाज़त दे दी है। सदीकी ने कहा ठीक है, आओ इससे बात करना ज़रूरी हो गया है। इमरान ने बेड से नीचे उतरते हुए कहा। उसके जिस्म पर अस्पताल का लिबास था। चप्पल पहनकर वो सदीकी के साथ स्पेशल सर्जिकल वार्ड की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो कमरे में दाखिल हुए तो बेड पर हावर आंखें बंद किए लेटा हुआ था, जबकि 2 नर्सें और एक डॉक्टर उसके बेड के साथ खड़े थे। उसे ग्लूकोज लगा हुआ था, सीने तक कंबल था। नई जिंदगी मुबारक हो, इमरान ने करीब जाकर मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया इमरान साहब, हावर ने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहा। साहब ज्यादा देर तक बातें ना करें, डॉक्टर ने कहा, और फिर वो नर्सों को अपने साथ आने का इशारा करके बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। नर्सें भी उसके पीछे बाहर निकल गई। हमें फरहाना ने तफसील तो बता दी है। तुमने अपनी तरफ से वाकई बेपनाह जुर्रत से जदोजहद की है, लेकिन उनकी तादाद भी ज्यादा थी और वो मुसल्ला भी थे। इमरान ने हावर के कंधे पर थपकी देते हुए कहा। जदोजहद तो करनी ही थी इमरान साहब, वरना वो मुझे वैसे ही चूहे की तरह मार डालते। हावर ने आहिस्ता से जवाब दिया। तुम्हारी उनसे कोई बातचीत भी हुई थी या नहीं? अगर हुई थी तो क्या? इमरान ने कहा। तो हावर ने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम हालात और ग्रे से होने वाली तमाम बातचीत आहिस्ता आहिस्ता और रुक रुक कर बता दी। क्रॉस विंग्स, तुम्हारा मतलब है कि उनका ताल्लुक सालों से नहीं बल्कि क्रॉस विंग्स से था? इमरान ने कहा। हाँ, और उन्होंने दानिश मंजिल पर भी रेड किया था। उनकी बकौल इमारत खाली थी, वहाँ कोई आदमी नहीं था। हावर ने कहा। ये सब चीफ की बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ। चीफ मालूम करना चाहता था कि ये लोग दरअसल क्या चाहते थे और यहाँ उनके किन से ताल्लुकात हैं। और फिर चीफ ने खुद ही अपने दूसरे सेक्शन के जरिए कारसाना क्लब पर रेड कराकर वहां से फाइल वापस मंगवा ली। लेकिन कारसाना क्लब में रेड के दौरान जनरल मैनेजर और उसकी पर्सनल सेक्रेटरी दोनों हलाक हो गए और ये लोग गायब हो गए। सीक्रेट सर्विस अभी तक उनको तलाश कर रही है, लेकिन शायद उन्होंने मेकअप कर लिया और फिर वो मेहर आबाद जैसे मदाफाती इलाके में छुपे हुए थे, इसीलिए ट्रेस ना हो सके। और तुमने ना सिर्फ एड्रेस ट्रेस कर लिया बल्कि उनका खात्मा भी कर दिया। वेरी गुड, इमरान ने कहा। तो हावर का जर्द बड़ा हुआ चेहरा यकलहत मसरत से चमक उठा। इमरान साहब, मैं तो हिट हो गया था। ये तो फरहाना ने काम दिखाया है कि वहाँ बर वक्त पहुँच भी गई और मुझे वहाँ से यहाँ भी ले आई। असल कारनामा तो उसने सर अंजाम दिया है। हावर ने कहा। तुम्हें किसने बताया कि वो तुम्हें यहाँ लेकर आई थी? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, मैं और फरहाना आपके पास पहले यहाँ आए थे, सदीकी ने जवाब दिया, और उसी लम्हे डॉक्टर सदीकी अंदर दाखिल हुए। बस इमरान साहब, इतना काफ़ी है, वरना अगर इनकी हालत बिगड़ गई तो संभलना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर सदीकी ने कहा। ठीक है, शुक्रिया। ओके हावर, अब हम चलते हैं, तुम आराम करो। इमरान ने हावर के कंधे पर थपकी देकर उठते हुए कहा। तो हावर ने इस बात में सर हिला दिया। डॉक्टर साहब, आप मुझे डिस्चार्ज कर दें, अब मामला खासी संजीदा हो गए हैं। इमरान ने डॉक्टर सदीकी से कहा। ठीक है, मैं समझता हूँ, आप अपने रूम में जाएं, डिस्चार्ज स्लिप भिजवा देता हूँ। डॉक्टर सदीकी ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तो इमरान समेत सब कमरे से बाहर वापस आ गए। इमरान साहब, इन लाशों का क्या करना है? सदीकी ने पूछा। तुम भी वहाँ जाओ और फिर चौहान के साथ मिलकर इस इमारत की तफसीली तलाशी लो। इन लोगों का सामान भी चेक करो, फिर फारिग होने के बाद पुलिस को फ़ोन करके इत्तला दे देना। इमरान ने कहा। तो सदीकी ने इस बात में सर हिला दिया। आपको आपके फ्लैट पर ड्रॉप करके आगे चला जाऊंगा? सदीकी ने कहा। नहीं, मुझे भी काफ़ी देर लगेगी, तुम जाओ टैक्सी में, मैं चला जाऊंगा। इमरान ने कहा। तो सदीकी सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद इमरान को अस्पताल से बाकायदा डिस्चार्ज कर दिया गया और इमरान अपना लिबास पहनकर अस्पताल से बाहर आया। उसने टैक्सी हायर की और फिर वो दानिश मंजिल की तरफ रवाना हो गया। दानिश मंजिल से काफ़ी फासले पर उसने टैक्सी रुकवाई और नीचे उतरकर किराया देने के बाद वो एक गली की तरफ बढ़ गया। जब टैक्सी आगे बढ़ गई तो इमरान कुछ देर बाद वापस सड़क पर आकर दानिश मंजिल की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वो ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ। सेहतियाबी मुबारक हो इमरान साहब, सलाम दुआ के बाद ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया, ये सब अल्लाह ताला का करम है। वैसे इन दिनों सीक्रेट सर्विस का अस्पताल आने जाने का दौरानिया बढ़ गया है। इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आपका इशारा हावर के दूसरी बार वहाँ पहुँच जाने की तरफ है। मुझे डॉक्टर सदीकी ने रिपोर्ट दी थी, लेकिन चूंकि आप खुद वहाँ मौजूद थे इसलिए मैंने मजीद बात नहीं की थी। क्या हुआ था हावर को? ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान ने उसे सारी तफसील बता दी। वो तो हावर अकेला ही इन लोगों से टकरा गया था, उससे चाहिए था कि वो सदीकी को ज़रूर इत्तला देता। ब्लैक जीरो ने कहा। उसे खुद मालूम नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। उसके मुताबिक उसके जहन में सिर्फ बबोल के दरख्त थे और एक सुर्ख रंग का बड़ा सा फाटक। इमरान ने जवाब दिया। फिर वो कहाँ पहुंचा और किस तरह अस्पताल पहुंच गया? तफसील तो बताएं, ब्लैक जीरो ने कहा। तो इमरान ने उसे फरहाना की कार्रवाई समेत तमाम तफसील बता दी। फिर तो फरहाना हावर के लिए फरिश्ता साबित हुई है। अगर वो बर वक्त ना पहुंचती तो हावर का बचना मुश्किल था। ब्लैक जीरो ने कहा। मैंने जो महसूस किया है उसके मुताबिक फरहाना हावर के लिहाज से जज्बाती है। वैसे जिस तरह सालेह और सफदर में मुश्तरक सिर्फ स्वाद है, इसी तरह फरहाना और हावर में सिर्फ हाँ मुश्तरक है। इमरान ने जवाब दिया। तो ब्लैक जीरो बेइख्तियार हंस पड़ा। मुझे लगता है आप ना तो खुद शादी करना चाहेंगे और ना किसी मेंबर की शादी होने देंगे, लेकिन कुदरत शायद खुद ही हरकत में आ गई है, इसीलिए एक एक करके जोड़े बनते जा रहे हैं। लूसिया जो बिग डैम में सामने आई थी वो बाद में जूलिया से मिलते रही, फिर उसने कैप्टन शकील से मुलाकातें करना शुरू कर दी। ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो सीन शीन वाला मामला है, जैसे आइन गाइन होती है। इमरान ने जवाब दिया। तो ब्लैक जीरो बेइख्तियार हंस पड़ा।
اب اس فرہندہ نے ہاور کو گھیر لیا ہے، لگتا ہے ایک ایک کر کے سب کی ہی جوڑی اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا تم بھی اب دانش منزل سے نکل کر کسی فلیٹ میں شفٹ ہو جاؤ، شاید کوئی پری آ جائے۔ عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ عمران نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اسکاٹ بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، عمران ایم ایس CDSE اکثر فرام پاکیشیا۔ عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ عمران صاحب جس انداز میں آپ اپنی ڈگریاں دہراتے ہیں، لگتا ہے کہ اس پوری دنیا میں صرف آپ نے ہی یہ ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، اسکاٹ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور وہ بھی اتفاقاً عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا تو دوسری طرف سے اسکاٹ کافی دیر تک ہنستا رہا۔ ہمارے ہاں فون کال کے ریٹس دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہیں، اسی لیے تمہاری ہنسنے کے لیے بھی مجھے اپنی کار فروخت کرنا پڑے گی، عمران نے کہا تو اسکاٹ ایک بار پھر ہنس پڑا۔ عمران صاحب کراس ونگز کے بارے میں آپ نے جو معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا تھا وہ تو میں نے حاصل کر لی ہیں، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایسی معلومات ہے جن کے حصول کے لیے مجھے عام حالات سے 4 گنا معاوضہ ادا کرنا پڑے گا۔ اسکاٹ نے کہا مطلب یہ ہے کہ تم میری کار لازماً بکوانا چاہتے ہو؟ عمران نے کہا یہ بات نہیں ہے عمران صاحب، میں آپ سے زائد معاوضے کا کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، یہ غلطی میری ہے کہ میں اس بارے میں پہلے سے محتاط نہیں رہا، اسی لیے آپ وہی طے شدہ معاوضہ ہی دیں گے۔ میں تو صرف آپ کو اس کی اہمیت کے بارے میں بتا رہا تھا، اسکاٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میرے بارے میں اچھی طرح علم ہے کہ مجھے معلومات تفصیلی اور حتمی چاہیے ہوتی ہیں، معاوضے کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی، اسی لیے بے فکر رہو، تمہیں تمہاری توقع سے بھی زیادہ معاوضہ ملے گا۔ عمران نے کہا آپ واقعی قدر شناس ہیں عمران صاحب، بہرحال آپ نے کہا تھا کہ کراس ونگز آپ کے ملک سے ایک فائل EJ حاصل کرنا چاہتی ہے جس کا تمام تر تعلق پاکیشیائی اور شوگر رانی سائنسدانوں سے ہے، اس لیے میں یہ معلوم کروں کہ ان کا اس فائل کے حصول سے کیا مقصد ہے۔ اسکاٹ نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں تو پھر کیا معلوم ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ عمران صاحب کراس ونگز کے قیام کا مقصد ایسے سائنسی آلات تیار کرنا ہے جن کی مدد سے مسلم ممالک کو فتح کر کے وہاں یہودی سلطنت قائم کرنا ہے، اور اس تنظیم کے تحت کاناڈا کے مغرب میں ایک شہر کاسکا میں ایک لیبارٹری قائم کی گئی ہے جہاں گزشتہ 8 سالوں سے ایسے ہی آلات پر ریسرچ جاری ہے، اور ان آلات میں سب سے اہم آلہ جو یہودی سائنسدانوں نے تیار کیا ہے اس کا نام EJ ہے، لیکن اس آلے کی تکمیل میں کوئی ایسی سائنسی رکاوٹ سامنے آ گئی ہے جسے وہ لوگ اسود حل نہیں کر پا رہے۔ اسی سائنسی الجھن کو دور کرنے کے لیے جب انہوں نے معلومات حاصل کی تو انہیں پتہ چلا کہ ایک پاکیشیائی سائنسدان نے شگرانی سائنسدانوں کے ساتھ مل کر EJ پر کام کیا ہے، لیکن یہ سائنسدان طبعی موت مر چکا ہے، اسی لیے اس ریسرچ پر کام بند کر دیا گیا، اور اس کی فائل پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہے۔ اب وہ یہ فائل ہر صورت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے EJ کو وسیع رینج میں مکمل کر کے دنیا کو تمام مسلم ممالک کا خاتمہ کر دیں، اور یہ بھی اس تنظیم کے بورڈ آف گورنرز نے طے کر رکھا ہے کہ اس آلے کا پہلا ہدف پاکیشیا ہوگا، کیونکہ دنیا کی نظروں میں پاکیشیا تمام مسلم ممالک کا فوجی اور دفاعی اعتبار سے ماڈل ملک ہے۔ یہ تنظیم خفیہ ہے، اس لیے خود سامنے آنے کی بجائے انہوں نے گریٹ لینڈ میں واقع یہودیوں کی ایک اور انتہائی خفیہ تنظیم سالوس کو آگے کر دیا، لیکن سالوس کی کارکردگی بے حد سست تھی، اسی لیے کراس ونگز نے خود کام کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے ایکشن سیکشن کو پاکیشیا بھجوا دیا، جس کا چیف ایجنٹ گرے ہے جو انتہائی تیز ترار اور شاطر ایجنٹ سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ گرے نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر سے پاکیشیائی EJ فائل حاصل کر بھی لی ہے، لیکن یہ فائل ابھی تک کراس ونگز کے ہیڈ کوارٹر نہیں پہنچی۔ اسکاٹ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تم نے بتایا تھا کہ کراس ونگز کا سپر چیف لارڈ ولیم ہے اور وہ گریٹ لینڈ میں رہتا ہے، کیا کراس ونگز کا ہیڈ کوارٹر بھی گریٹ لینڈ میں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، کراس ونگز کا ہیڈ کوارٹر کاناڈا کے مغرب میں مشہور و معروف شہر جارج ٹاؤن میں ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں بالی ووڈ کی بیشتر جنگی فلمیں شوٹ کی گئی ہیں، کیونکہ جارج ٹاؤن مکمل طور پر پہاڑی علاقہ ہے، اور یہاں شہر سے باہر کا ماحول ایسا ہے کہ وہاں پہنچتے ہی انسان اپنے آپ کو قدیم دور میں محسوس کرتا ہے، اسکاٹ نے جواب دیا۔ ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کوئی خاص ٹپ؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں عمران صاحب، کوئی ٹپ معلوم نہیں ہو سکی، اسکاٹ نے جواب دیا۔ جارج ٹاؤن اور کاسکا میں کتنا فاصلہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ کاسکا ایک ٹاؤن ہے، بڑا شہر نہیں ہے، وہاں معدنیات صاف کرنے کے کارخانے ہیں اور بس، دونوں کے درمیان تقریباً 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن یہ سارا علاقہ بنجر پہاڑی ہے، اسکاٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ گریٹ لینڈ میں لارڈ ولیم کہاں رہتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جارج ٹاؤن میں اس کا عالی شان اور قدیم دور کا بنایا ہوا محل ہے جس کا نام ولیم مینشن ہے، لیکن معلوم ہوا ہے کہ وہ وہاں کم ہی رہتا ہے، زیادہ عرصہ کہاں رہتا ہے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا، اسکاٹ نے کہا۔ تم نے اسے کبھی دیکھا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، وہ پبلک کے سامنے نہیں آیا، اس کا نام سامنے آتا ہے، اسکاٹ نے جواب دیا۔ اس کا فون نمبر معلوم ہے تمہیں؟ عمران نے پوچھا۔ معلوم تو نہیں ہے، لیکن انکوائری سے معلوم کیا جا سکتا ہے، اسکاٹ نے جواب دیا۔ گرے وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں تم نے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ وہ پاکیشیا میں ہے اور اس نے فائل بھی وہاں سے حاصل کر لی ہے، اسکاٹ نے جواب دیا۔